हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम पॉलिटी का लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इसमें हमारा जो टॉपिक होगा पॉलिटी में हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो भारत का जो संविधान है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, उन सभी के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप जो है जीके की तैयारी कर रहे हैं, इंडिया जीके की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम अभी जो है आपकी पॉलिटी की क्लासेस आपकी चल रही हैं। इसके अलावा हिस्ट्री है, उसको हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। कुछ क्लासेस और आएंगी हिस्ट्री की, ठीक है, और हमारी हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हमने जीरो से लेकर बिल्कुल डिटेल में जो हिस्ट्री को करवाया है। थ्योरी हमारी हो चुकी है, उसके बाद में एमसीक्यू बैच भी आएगा हिस्ट्री का। ठीक है, तो सबसे पहले हम थ्योरी वाला बैच कर रहे हैं, फिर उसके बाद में एमसीक्यू बैच भी आपको करवाया जाएगा, जिसमें डिफरेंट एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम है, उनमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आए हैं उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक ही प्लेटफॉर्म पर यहाँ पे आप जीके को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो, और भी अदर जो सब्जेक्ट है उनकी भी टाइम टू टाइम क्लासेस आपकी आती रहेंगी। ठीक है, तो जीके में जो है हम तीन जो सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, साइंस भी हम करवाएंगे, तो जिसमें हम हिस्ट्री को तो लगभग कर ही चुके हैं, और हमारी पॉलिटी की 10 से 11 क्लासेस हो चुकी है, और ज्योग्राफी की लगभग हमने 2 क्लासेस कर ली हैं। ठीक है, तो जीके की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर जो है अच्छे से अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो नोट्स हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। ओके, तो अब हम अपना जो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा संविधान की विशेषताएं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे प्यारे भारत का जो संविधान है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहला यह है कि हमारा जो संविधान है वो निर्मित है, इनेक्टेड है। हमारा संविधान लिखित भी है, रिटन जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारा जो संविधान विश्व में जो है सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो किसका है? हमारे प्यारे भारत का है। लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ है ये पूरे वर्ल्ड में। ओके, जबकि दूसरी ओर देखें हमारा संविधान लिखित है, वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन है, उसका संविधान क्या है? अलिखित है, अनरिटन है। ठीक है, तो इनका जो संविधान लिखा हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूल और रेगुलेशन जो ब्रिटिश क्राउन है उसके द्वारा जो है बनाए जाते हैं और वो फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, ब्रिटेन में। सेकंड जो इंपॉर्टेंट जो करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखें, भाई हमारा जो भारत का जो संविधान है वो लचीला है, मींस फ्लेक्सिबल है, और कठोर भी है साथ साथ में, मींस रिजिड भी है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल भी है हमारा संविधान और रिजिड भी है कुछ मामलों पे। जैसे आर्टिकल नंबर 368 के मामले पे देखें तो हमारा संविधान क्या है? कठोर है, काफ़ी रिजिड है, लेकिन फ्लेक्सिबल भी है हमारे संविधान में, लचीलापन भी है। जैसे आर्टिकल नंबर 2 है, जिसमें नए क्षेत्रों का, नए राज्यों का अगर उनको ऐड करना हो, ठीक है, उनको जोड़ना हो, नए जो है राज्यों का गठन करना हो, आर्टिकल जो है नंबर 3, ठीक है, और आर्टिकल नंबर 169, तो ये जो है बिल्कुल आसान होता है हमारे संविधान में चेंजमेंट करना। ठीक है, संविधान संशोधन करके जो हमारा संविधान है उसमें संविधान संशोधन करके चेंजमेंट किया जा सकता है। कुछ मामलों पे जो है बहुत ही आसान है चेंजमेंट करना। ठीक है, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि भाई हमारा जो संविधान है वो लचीला है, फ्लेक्सिबल है। कुछ मामले पे हमारा जो संविधान है, ठीक है, उसमें मतलब उसका संशोधन करना, ठीक है, वो आपका ज़्यादा आसान नहीं है, ज़्यादा रिजिड है, कठोर है। इसलिए हम कह देते हैं कि हमारा संविधान साथ साथ लचीलेपन के साथ साथ कठोर भी है, रिजिड भी है। जैसे कि आर्टिकल नंबर 368 पे के मामले पर हमारा संविधान जो है कठोर है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखें, नंबर 3, कि हमारा जो संविधान है यहाँ पे संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का सामंजस्य है। मीन्स यहाँ पे एक तरफ जो हमारी पार्लियामेंट्री सुप्रीमसी होती है और दूसरी तरफ जुडिशियल जो सुप्रीमेसी है, इन दोनों के बीच में क्या है भाई? सामंजस्य है, कोऑर्डिनेशन है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो हमारा जो देश है उसमें संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का सामंजस्य है। जबकि वहीं दूसरे देशों की बात करें, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ब्रिटेन की ही बात करें तो ब्रिटेन में जो है संसदीय सर्वोच्चता है, यहाँ पे जो आपकी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेंसी यहाँ पे है। जबकि यूएसए की बात करें तो यहाँ पे न्यायिक सर्वोच्चता जो है, ठीक है, तो यहाँ पे जुडिशियल सुप्रीमेसी है। वहीं दूसरी ओर हमारा जो प्यारा भारत है, तो भारत में दोनों जो है कोऑर्डिनेशन है, यहाँ पे संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का यहाँ पे सामंजस्य है हमारे भारत में। ठीक है, तो संसद के पास संविधान संशोधन की पावर यहाँ पे क्या है? सीमित है। क्योंकि जो आपका केशवानंद केस आया था उसमें ये कहा गया था, एक सिद्धांत दिया गया था कि भाई आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। इस आधारभूत ढांचे का सिद्धांत का मतलब क्या है कि अगर कोई भी जो है मामला आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आता है और तो वहाँ पे जो संसद है संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब वहाँ पे संशोधन नहीं किया जा सकता, और इसका मतलब ये है कि तो इसका मतलब ये हुआ संसद की सर्वोच्चता यहाँ पे नहीं हुई है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि संसद जो है वो हर मामले पर जो है संविधान संशोधन करके उसमें चेंजमेंट नहीं कर सकती हमारे संविधान में। हमारे संविधान में जो है कुछ यहाँ पे जो संशोधन है केवल और केवल उसमें किया जा सकता है अगर वो हमारे संविधान का जो आधारभूत जो है मूल ढांचा है उसको मतलब उसको तो जो भी जो है बातें या भी जो भी कानून है वो अगर मूलभूत ढांचे, हमारे संविधान का मूलभूत ढांचे को के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, तो उसमें हम या फिर संसद है वो बदलाव नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे संविधान का मूलभूत ढांचे का सिद्धांत यहाँ पे दिया गया था केशवानंद जो है केस में। ठीक है, तो इसमें जो संसद के पास भी है संविधान संशोधन की पावर है वो क्या है? सीमित है। ठीक है,
तो अगर हम यहाँ पे दूसरी ओर देखें कि जो न्यायपालिका है, हमारी जो जुडिशरी है, तो न्यायपालिका के पास भी क्या है कि भाई जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है, और ये भी अपने आप में जो है सीमित है। ठीक है, तो न्यायपालिका है उसके पास भी क्या होती है कि जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है, और वो भी क्या है, सीमित है, मतलब असीमित नहीं है, सीमित है की गई है, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसी कई बातें हैं जहाँ पर जो कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर पाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि कैसे जो है जुडिशरी जो है न्यायपालिका है उसके पास जो पावर है वो सीमित है, क्योंकि कुछ बातें हैं जिस पे न्यायपालिका है वो सीमित हो जाती है। जैसे अनुसूची नंबर जो है 9 है आपकी, 9 जो शेड्यूल है, तो 9वीं अनुसूची में अगर कोई भी कानून हम डालते हैं तो वहाँ पे जो है कोर्ट आपका या न्यायपालिका हमारी वहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो जो भी मामले आपके 9वीं अनुसूची में आते हैं उन मामलों पर न्यायपालिका है या कोर्ट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो यहाँ पर न्यायपालिका है उसकी पावर भी क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे देश में पूरी तरह से ना तो संसदीय सर्वोच्चता है यहाँ पे, और ना ही हमारे जो है देश में पूरी तरीके से न्यायिक सर्वोच्चता है। ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो हमारे संविधान में संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, अगर सर्वोच्च की बात करें तो हमारे संविधान में सर्वोच्च कौन है, तो हमारा जो प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन भारत का वो सबसे ज़्यादा सर्वोच्च माना गया है। ठीक है, जो भी कुछ होता है वो संविधान के, हमारे संविधान के अनुसार होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार होता है। तो सर्वोच्च जो है किसको माना गया है, संविधान को माना गया है, और संविधान के अनुसार ही सब कुछ आपका होता है। तो हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स 3 देख ली। फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी है हमारे संविधान की चौथी विशेषता की अगर हम बात करें तो हमारे संविधान या फिर हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और निष्पक्ष जो है न्यायपालिका है। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है चुनाव आयोग है हमारे संविधान में। ओके, हमारे संविधान में जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग है, ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे देश में संघात्मक संसदीय प्रणाली है। ठीक है, तो संघात्मक संसदीय प्रणाली हमारे देश की है। फेडरल पार्लियामेंट्री यहाँ पे सिस्टम जो है हमारा देश अपनाता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा देश में संघात्मक संसदीय प्रणाली वाला हमारा देश है, फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाने वाला देश है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है भाई। ठीक है, तो ये भी जो है विशेषता है। तो DPSP या FD जिसको हम बोलते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये भी हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। ठीक है, इन सभी को हम आगे पढ़ने वाले हैं अगली वाली क्लास में, जो DPSP और FD के बारे में हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे संविधान में एकल नागरिकता है। ठीक है, तो सिंगल सिटीजनशिप वाला जो है देश हमारा है। ठीक है, जबकि USA में हम देखें तो वहाँ पे डबल सिटीजनशिप है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता आपकी वहाँ पे होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं अगला जो यहाँ पे टॉपिक, इसमें संघात्मक या एकात्मक व्यवस्था क्या है, फेडरल और यूनिटरी सिस्टम ये क्या है, इसको हम देखेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि भाई जो लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पे जो इसमें आपका संघात्मक और एकात्मक 2 प्रकार की होती है। ठीक है, संघात्मक जिसको हम फेडरल कहते हैं और एकात्मक है इसको हम क्या कहते हैं, यूनिटरी कहते हैं। ओके, यहाँ पे हम देखें जो संघात्मक है 2 प्रकार की यहाँ पे प्रणाली होती है, एक संसदीय प्रणाली और एक अध्यक्षात्मक प्रणाली, जिसको हम पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम हम बोलते हैं। ठीक है, तो संघात्मक संसदीय जो प्रणाली वाले जो देश कौन कौन से हैं, जैसे हमारा जो देश है संघात्मक संसदीय प्रणाली को अपनाने वाला देश है। ठीक है, और जिसमें कौन कौन से देश आते हैं, जैसे हमारा देश है भारत है, कनाडा है, जर्मनी और पाकिस्तान। तो भारत, पाकिस्तान, कनाडा और जर्मनी ये सारे क्या हैं, संघात्मक संसदीय प्रणाली वाले देश हैं, फेडरल जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाने वाले देश हैं। ठीक है, और जो आपका फेडरल सिस्टम है, संघात्मक सिस्टम हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं दूसरी ओर जो है संघात्मक में हम देखें 2 टाइप के होते हैं, एक तो संघात्मक संसदीय प्रणाली, दूसरी संघात्मक अध्यक्षात्मक प्रणाली। तो इसमें जो है फेडरल प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाने वाले जो देश कौन कौन से हैं, USA है, रसिया है और ब्राज़ील है। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि भाई USA है वो संघात्मक आपकी अध्यक्षात्मक प्रणाली या फिर फेडरल प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाने वाला देश है, USA, ब्राज़ील एंड रसिया। ओके, वहीं दूसरी ओर हम देखें कि भाई जो यूनिटरी, इसमें जैसे संघात्मक है वैसे यूनिटरी संसदीय प्रणाली वाले देश, और यहाँ पे एकात्मक संसदीय प्रणाली वाले देश और एकात्मक अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाने वाले देश कौन कौन से हैं आपके। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि भाई एकात्मक संसदीय प्रणाली वाले देश जो आपके हैं वो ब्रिटेन और जापान है। तो ब्रिटेन और जापान ये 2 देश हैं, ये ऐसे हैं जो कि एकात्मक संसदीय प्रणाली को अपनाने वाले देश हैं। वहीं दूसरी ओर एकात्मक अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाने वाले देश कौन कौन से हैं, तो इसमें फ्रांस है, चाइना है और श्रीलंका। ठीक है, तो यहाँ पे एकात्मक अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाने वाले देश कौन कौन से हैं, चाइना है, फ्रांस है और यहाँ पे श्रीलंका। ओके, तो यूनिटरी आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाने वाले देश फ्रांस, चाइना एंड श्रीलंका है। वहीं दूसरी ओर यूनिटरी पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाने वाले जो देश हैं वो कौन से, ब्रिटेन और जापान। ठीक है, और वहीं फेडरल प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाने वाले देश कौन से हैं, USA, ब्राज़ील एंड रसिया। और यहाँ पे अगर हम देखें फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाने वाले देश कौन से हैं, भारत, कनाडा, जर्मनी और पाकिस्तान। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे काफ़ी जो है क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं आपके। तो हालांकि यहाँ पे अगर हम देखें कि जो फ्रांस और श्रीलंका है उसमें अर्ध अध्यक्षात्मक जो है व्यवस्था है। ठीक है, तो अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाने वाले ये देश हैं। अगर अपने भारत की बात करें तो अपना भारत है वो संघात्मक संसदीय जो है प्रणाली वाला देश है। तो ये 4 देश हैं, भारत, कनाडा, जर्मनी, पाकिस्तान, जो कि संघात्मक संसदीय प्रणाली अपनाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो है USA है,
अमेरिका, ब्राज़ील और जो आपका रूस है, यहाँ पे ये कौन सी जो है व्यवस्था को अपनाते हैं? संघात्मक अध्यक्षात्मक प्रणाली वाले ये देश है। ब्रिटेन और जो जापान है वो एकात्मक संसदीय प्रणाली को अपनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं केंद्र और राज्यों के बीच में जो है विभाजन है वो आपका किस प्रकार होता है। तो इसमें विभाजन 3 टाइप से होता है। एक परिसंघवाद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी देश की अगर हम बात करें, जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो विभाजन है, परिसंघवाद, संघवाद और एकात्मक, ये 3 टाइप के विभाजन होता है, ठीक है। कॉन्फेडरेशन जो है परिसंघवाद है, जैसे हम यहाँ पे देखें यूएसएसआर है, रशिया है, उसमें दूसरा जो संघवाद है, ठीक है, फेडरेशन, इसमें जो यूएसए और भारत आते हैं, और यूनिटरी जो आपका ये आपका ब्रिटेन और जो जापान में आपका है। तो इस प्रकार जो जैसे कि हम देखते हैं कि भाई किसी भी देश है उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमारा जो प्यारा भारत है तो वो संघवाद को अपनाता है, फेडरल सिस्टम को अपनाता है, ठीक है, और यूएसए जो है भी अपनाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखें कुछ देश ऐसे हैं जो एकात्मक यूनिटरी जो है सिस्टम को अपनाते हैं, जैसे ब्रिटेन और जापान है। कुछ देश ऐसे हैं जो परिसंघवाद है, कॉन्फेडरेशन को अपनाते हैं, जैसे रसिया आपका ये है। तो इनके बीच में डिफरेंस हम देखेंगे कि भाई परिसंघवाद वाले जो देश हैं उसमें क्या होता है संघवाद और एकात्मक में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहला जो डिफरेंस इन तीनों में देखते हैं कि भाई जो परिसंघवाद है यहाँ पे जो सेंटर वीक होता है और स्टेट क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। जैसे आपका रूस है, यूएसएसआर है, ठीक है, तो उसमें जो सेंटर तो क्या होता है कमज़ोर होता है और जो स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है स्ट्रॉन्ग होती है। वहीं दूसरी ओर हम फेडरल जो है संघवाद में देखें तो संघवाद में यूएसए और भारत आते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटर और स्टेट के बीच में क्या होता है संतुलन होता है, ठीक है। सेंटर और स्टेट के बीच में क्या होता है यहाँ पे संतुलन होता है। वही जो एकात्मक जो है एकात्मक इसको देखें यूनिटरी, इसमें यहाँ पे जो सेंटर मजबूत और स्टेट क्या होता है आपका वीक होता है, ठीक है। सेंटर मजबूत होता है और स्टेट क्या होता है वीक होता है, जैसे ब्रिटेन और जापान, ठीक है। नेक्स्ट जो इनके बीच में डिफरेंस यहाँ पे देखें तो इसमें परिसंघवाद है, इसमें राज्य कभी भी स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने क्या देखा कि जो सेंटर है वो आपका क्या होता है वीक होता है और जो स्टेट है वो क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो इसमें ये पावर होती है कि भाई जैसे यूएसए से इसमें राज्य है वो कभी भी स्वतंत्र आपका हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक एग्जांपल देखें कि भाई जो यूएसएसआर है, रशिया है, तो उसका विघटन 1991 में हुआ था और उसमें क्या हुआ था कि भाई 13 जो है यूएसएसआर के जो राज्य थे ना, क्योंकि राज्य है स्ट्रॉन्ग होते थे, ठीक है, तो उनकी पावर होती थी, उनके पास पावर होती थी। तो 13 जो है यूएसएसआर के जो राज्य है जो आपके स्टेट हैं वो जाकर यूरोप में मिल जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि यूएसएसआर ने यहाँ से फिर जो है बाद में सबक सीखा, ठीक है, और बाद में फिर रशिया जो है संघवाद को अपनाने लगा, ठीक है। तो ये एक जो है ड्रॉबैक था, ये एक जो है यहाँ पे कमी थी इस परिसंघवाद की कि भाई इसमें जो सेंटर है वो आपका क्या होता है कमज़ोर होता है और स्टेट इसमें क्या होता है मजबूत होता है। तो स्टेट है उसके पास पावर होती थे। तो 1991 में जो यूएसएसआर है उसके 13 राज्य जाकर यूरोप में मिल जाते हैं। तो इसने एक सबक सीखा और फिर बाद में यूएसएसआर जो रूस है वो क्या अपनाने लगा, बाद में संघवाद को अपनाने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो परिसंघवाद है उसको क्या बोला जाता है कि भाई ये एक प्रकार से अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ आपका इसको कहा जाता है, ठीक है। तो अविनाशी राज्य मतलब जो राज्य है उनका विनाश नहीं हुआ था, लेकिन बाद में उनके पास इतनी पावर थी कि दूसरे जो है कंट्री में जाके मिल रहे थे, तो एक प्रकार से विनाशी संघ ये हो गया था। तो इसको अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ भी कहा जाता है परिसंघवाद को, ठीक है, कॉन्फेडरेशन को। ओके, ये इसमें एग्जांपल हमने देखा यूएसएसआर रशिया का। वहीं दूसरी ओर संघवाद है को अपनाने वाले जो देश हमारे प्यारा भारत यूएसए है। तो यहाँ पे जो सेंटर क्या होता है मजबूत होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में क्या होता है कोऑर्डिनेशन संतुलन होता है। वहीं दूसरी ओर जो है यहाँ पे सेंटर और स्टेट की जो सरकारें हैं वो क्या होती है स्वतंत्र होकर अलग अलग काम करती है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट की गवर्नमेंट है बिल्कुल स्वतंत्र होकर अपने अलग अलग काम करती है। सेंटर की गवर्नमेंट स्टेट की गवर्नमेंट में और स्टेट की गवर्नमेंट सेंटर की गवर्नमेंट के कामों में दखल अंदाजी नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हालांकि अल्टीमेट जो अथॉरिटी है वो क्या होती है सेंटर के पास होती है पावर की, ठीक है, मामले में देखें तो इस प्रकार यहाँ पे हमने देखा। और वहीं दूसरी ओर जो आपका एकात्मक में शक्तियों का जो है केंद्रीकरण होता है, यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे जो एकात्मक है जो देश एकात्मक व्यवस्था को अपनाते हैं तो वहाँ पर सेंटर मजबूत होता है और स्टेट क्या होता है वीक होता है, ठीक है। तो एकात्मक है उसमें शक्तियों का जो है केंद्रीकरण होता है, मीन्स यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन होता है पावर्स का, ठीक है। वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि भाई जो आपका संघवाद है उसमें सेंटर और स्टेट की सरकारें स्वतंत्र होकर अलग अलग काम करती है। जैसे हमने देखा भारत है वो संघवाद को अपनाता है और ये जो है हमने जो कनाडा से प्रभावित है, मतलब जो संघवाद है वो हमने कहाँ से लिया है संघवाद, ये हमने कनाडा से लिया है, जिसमें हमने देखा कि केंद्र मजबूत होता है और राज्य क्या होता है कमजोर होता है। तो केंद्र मजबूत राज्य कमजोर, ये प्रणाली हमने कहाँ से ली है, ये प्रणाली हमने कनाडा से ली है। संघवाद आपका जो फेडरल सिस्टम है हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंस देखा। वहीं दूसरी ओर जो यूएसए है जो अमेरिका है उसमें भी ये भी संघवाद को अपनाता है, बट यूएसए है उसमें राज्यों को जो है सेंटर से ज़्यादा पावर दी जाती है। वहीं हमारे भारत में जो है सेंटर में जो है ज़्यादा पावर होती है और स्टेट में क्या होती है कम होती है। यूएसए है उसमें जो राज्य हैं जो स्टेट है उसको जो है सेंटर से ज़्यादा पावर दी जाती है। तो भारत में वहीं देखें कि भाई एकल नागरिकता को अपनाने वाला हमारा देश है, एकल संविधान है हमारे भारत में। तो यहाँ पे हमने देखा संघात्मक है उसमें शक्तियों का विभाजन होता है, ठीक है।
तो शक्तियों का यहाँ पे क्या होता है विभाजन। तो ये हमने डिफरेंस यहाँ पे देखा है भाई, परिसंघवाद, संघवाद और एकात्मक है को अपनाने वाले जो देश कौन कौन से हैं उसमें क्या डिफरेंस है ये हमने पूरा देख लिया है, ठीक है, और ये आपको समझ में भी आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने देखा क्योंकि भारत है एक विविधताओं से भरा देश है, इसलिए भारत एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश है, फिर भी एकात्मक व्यवस्था की तरफ जो है हमारे भारत का झुकाव है, क्योंकि जहाँ पर सेंटर मजबूत होता है यहाँ पे और राज्य यहाँ पे क्या है कमजोर है, ठीक है। क्योंकि जो है कुछ ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर सेंटर है वो क्या हो जाता है मजबूत हो जाता है, जैसे इमरजेंसी जब लगती है तो सेंटर जो है जो स्टेट की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे उसकी पावर क्या हो जाती है सीमित हो जाती है, तो सेंटर की पावर वहाँ पे ज़्यादा होती है ऐसे मामलों पे। तो एक तरफ जो झुकाव है एकात्मक व्यवस्था का भी यहाँ पे झुकाव है, हालांकि हमारा देश जो है संघात्मक व्यवस्था को अपनाता है लेकिन फिर भी एकात्मक व्यवस्था की ओर झुकाव है, क्योंकि कुछ मामलों पर जो यहाँ पे सेंटर आपका क्या हो जाता है मजबूत हो जाता है और राज्य है वो कमजोर पड़ जाते हैं। तो हमने देखा कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है बट उसका जो है झुकाव क्या है एकात्मक की तरफ है, जैसे कि कनाडा है उसमें सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई भारत के संघात्मक है उसको अर्ध संघात्मक या फिर क्वासी फेडरल जो है भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भारत का संघात्मक है वो आधा जो है अर्ध संघात्मक है, क्वासी फेडरल जो है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच में संघात्मक व्यवस्था है और स्थानीय सरकार और राज्य है उसके बीच में एकात्मक व्यवस्था आपका ये है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्यारा भारत है वो क्वासी फेडरल या अर्ध जो है संघात्मक जो है व्यवस्था को अपनाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो राज्य है जो स्थानीय सरकारें और राज्यों के बीच में एकात्मक व्यवस्था यहाँ पे है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम देखें कि भाई भारत जो है सहकारी संघवाद जिसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अपनाने वाला देश है, ठीक है, तो सहकारी संघवाद पर जो है फोकस करता है हमारा भारत। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र और राज्य है आपस में मिलकर काम करते हैं, तो कोऑपरेशन करते हैं आपस में मिलकर जो है काम करते हैं, इसलिए भारत है वो सहकारी संघवाद पर ज़्यादा फोकस करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर ज़्यादा फोकस करता है। ओके, तो ये हमने देखा। अगला जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं शक्तियों का जो विभाजन है, संघात्मक की विशेषताएं जो है हम देख लेते हैं यहाँ पे। फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम जो संघात्मक एकात्मक व्यवस्था है, तो इसमें संघात्मक जो है फेडरलिज्म फेडरेशन जो संघात्मक की विशेषताएं क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा हमारे देश है संघात्मक व्यवस्था को अपनाता है भारत, तो संघवाद है जो फेडरेशन है उसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें पहला आता है शक्तियों का विभाजन, जो कि आपका 7th शेड्यूल 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है सूचियाँ हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार की सूची है हमारे संविधान में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची है उसमें टोटल 98 विषय है, राज्य सूची है उसमें 59 जो है टोटल सब्जेक्ट्स या विषय हैं, ठीक है, और समवर्ती सूची है उसमें टोटल कितने हैं भाई 52 आपके विषय दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे शक्तियों का जो विभाजन दिया गया है तो इसमें कैसे जो होता है, तो संघ सूची में जैसे कि हमने देखा टोटल 98 विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। तो संघ सूची पर जो भी 98 विषय है भिन्न भिन्न प्रकार के, उन सभी पर कानून बनाने का जो अधिकार किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। वहीं दूसरी ओर जो राज्य सूची होती है, ठीक है, स्टेट लिस्ट जो आपकी होती है इसको बोलते हैं हम यूनियन लिस्ट, ये आपकी स्टेट लिस्ट है, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट है या फिर राज्य सूची के जो भी 59 विषय है उन पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसका है, हर राज्य का अपना अलग अलग होता है। डिफरेंट राज्य अपने 59 विषय पे अपने जो है राज्य अपने कानून बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी अगर विशेष कंडीशन है तो फिर उस पर जो है केंद्र सरकार जो है आपकी क्या बनाएगी, कानून बनाएगी, ठीक है। तो अगर विशेष कंडीशन है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार पर भी कानून बनाने का अधिकार रखती है। बाकी जो है 59 विषय पर जो है राज्य सूची में ये जो भी 59 विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, स्टेट्स का है, राज्य का है। नेक्स्ट अगर समवर्ती सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट जो आपकी है, इसके टोटल 52 विषय है, इस पर कानून कौन बनाती है, केंद्र सरकार जो है बना सकती है, और यहाँ पे दूसरी ओर राज्य भी बना सकती है, ठीक है। तो जो राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दोनों बना सकती है समवर्ती सूची पर कानून, ठीक है। और समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय होते हैं, इन सभी पर कानून बना सकते हैं केंद्र और राज्य दोनों। लेकिन वहीं देखें कि भाई अल्टीमेट अथॉरिटी है वो मतलब किसके पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कुछ ऐसे जो है अपशिष्ट विषय भी हैं जिनको हम रेजिड्यूरी सब्जेक्ट बोलते हैं। तो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट या अवशिष्ट विषय है, तो ऐसे विषय होते हैं जो किसी भी सूची में नहीं होते हैं ये, और उन पर जो कानून बनाने का अधिकार किसका है, केंद्र सरकार का होता है। तो अवशिष्ट विषय है उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है भाई, केंद्र सरकार का होता है। यूएसए में जैसे हमने देखे एग्जांपल, यूएसए में कुछ अवशिष्ट विषय है, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट है, इन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, राज्य सरकार का होता है, क्योंकि वहाँ पे यूएसए में क्या होती है, राज्य सरकार क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे दूसरा देखें, यहाँ हम क्या पढ़ रहे थे कि भाई जो संघवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला हमने देख लिया कि भाई शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से होगा, ठीक है, जो इन लिस्ट पे। दूसरा जो है इसमें विशेषता, जहाँ संघवाद व्यवस्था होती है वहाँ पे लिखित जो है संविधान जो है आपका होना चाहिए। तो जो भी देश है वो संघात्मक व्यवस्था को अपनाता है तो उसका एक लिखित संविधान जो है वो क्या होना चाहिए, रिटन उसका कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका तीसरा, संविधान की सर्वोच्चता यहाँ पे होगी, ठीक है। तो संविधान जो भी संघवाद को अपनाता है तो उसमें सर्वोच्चता किसकी होगी, सबसे ज़्यादा वो सर्वोच्चता होगी संविधान की, ठीक है। तो संविधान वहाँ पे सबसे बड़ा होगा, उसी के अनुसार सारे कानून बनेंगे, जो भी कुछ होगा वो संविधान के अकॉर्डिंग होगा, संविधान क्या होगा आपका, सर्वोच्च होगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, ठीक है, जो भी संघवाद को अपनाता है स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, और यहाँ पे दोहरी सरकार होगी, राज्य सरकारी और जो है सेंटर में सेंटर सरकार, ठीक है। दूसरी ओर यहाँ पे देखें
द्विसदनात्मक प्रणाली जो है आपकी होती है, बाई कैमरलिज्म सिस्टम यहाँ पे होता है। जो भी आपके ये संघवाद को अपनाते हैं जो देश, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपकी द्विसदनात्मक प्रणाली होती है, बाई कैमरलिज्म सिस्टम वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो संघवाद व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होनी चाहिए, दोहरा संविधान होना चाहिए, बट हमारा जो देश है उसमें एकल नागरिकता है और एकल ही हमारा क्या है, संविधान है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्सेप्शन। ओके, हमारा जो देश है उसमें एकल नागरिकता को अपनाने वाला देश है और एकल ही संविधान, एक ही हमारे देश का संविधान है, दो संविधान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें एकात्मक व्यवस्था की क्या क्या इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं। एकात्मक व्यवस्था को अपनाने वाला देश आपके ब्रिटेन है, फ्रांस है और जापान। ठीक है, तो एकात्मक व्यवस्था जो देश अपनाते हैं जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और जापान, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रांतों व राज्य सरकार केंद्र के अधीन होती है। ठीक है, तो प्रांत जो आपकी प्रांतीय सरकार और राज्य सरकार क्या होती है, केंद्र सरकार है उसके अधीन होती है और इसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है, सेंट्रलाइजेशन इसमें जो है पाया जाता है। ओके, एकात्मक जो व्यवस्था है उसमें क्या होता है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है और यहाँ पे प्रांत और राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के अधीन होती है। इसको विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। ठीक है, तो जो देश एकात्मक व्यवस्था को अपनाते हैं उनको विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि भारत में एकात्मक व्यवस्था के लक्षण क्या है इंपॉर्टेंट। तो एकात्मक व्यवस्था जैसे हमने देखी कि उसमें केंद्रीकरण को जो है दर्शाया जाता है, केंद्रीकरण उसमें होता है और सेंट्रलाइजेशन उसमें होता है। तो भारत में एकात्मक व्यवस्था के लक्षण है जैसे सशक्त जो केंद्र आपका होगा, मोर पावरफुल जो है क्या होगा, सेंटर आपका क्या होगा, मोर पावरफुल होता है। तो भारत में एकात्मक व्यवस्था के लक्षण कौन कौन से हैं भाई, सेंटर जो है कुछ मामलों पे वो आपका क्या होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, और एकल नागरिकता है। ठीक है, तो हमारा देश है उसमें एकल नागरिकता है, तो यहाँ पे ये भी हम कह सकते हैं कि भाई इसके अकॉर्डिंग एकात्मक व्यवस्था का ये लक्षण है सारे। ठीक है, और एकल संविधान है तो ये भी एकात्मक व्यवस्था का लक्षण ही माना जाएगा। राज्यपाल का पद जो होता है भाई, कई बार जो है हमारे संविधान में वो कहीं ना कहीं राज्यपाल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही प्रभावित होता है। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर वो प्रभावित है तो इसका मतलब ये है कि वो राज्यों को रोकने का प्रयास करता है। तो राज्यपाल है राज्यों को रोकने का प्रयास करता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही राज्यपाल जो है स्टेट्स में नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से जो है ये भी एकात्मक जो है आपकी एकात्मक व्यवस्था के लक्षण में से एक माना जाएगा। वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय जो सर्विसेज है आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312 में आते हैं, IAS, IPS एंड IFOS। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 249 ये भी आपका एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। राज्यसभा में असमान जो प्रतिनिधित्व ये भी क्या है, एक एकात्मक व्यवस्था का ही लक्षण है। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है ये भी एकात्मक व्यवस्था के लक्षण में आएंगे। आपात उपबंध जब इमरजेंसी प्रोविजंस जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, उस मामले पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा मजबूत आपकी दिखाई देती है। ओके, उसी के पास सारी पावर आ जाती है। तो आपात उपबंध इमरजेंसी सिचुएशन में भी आपकी क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ज़्यादा मजबूत। तो इसका मतलब एकात्मक व्यवस्था का लक्षण जो है इसमें यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। वहीं जो है अवशिष्ट शक्तियाँ है, कुछ रेजुलरी पावर्स है, कुछ रेजुलरी पावर्स जो है, तो अवशिष्ट जो विषय है उन पर अल्टीमेट जो अथॉरिटी है वो किसकी होती है, पूरी की पूरी जो अथॉरिटी है वो रूल रेगुलेशन बनाने की सेंटर के पास होती है। तो यहाँ पे भी एकात्मक व्यवस्था का लक्षण हमें देखने को मिलता है। अगर हमारे आर्टिकल जो है 249 की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर राज्यसभा को ऐसा लगता है कि भाई पब्लिक वेलफेयर मीन्स पब्लिक वेलफेयर या फिर जो भी लोगों के कल्याण के लिए अगर कोई कानून बनाना जरूरी ही है बहुत ज़्यादा, तो ऐसी कंडीशन में जो राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 249 कहता है। तो ये 249 भी जो है एकात्मक व्यवस्था के लक्षण की ओर आपका दर्शाता है। नेक्स्ट जो हमारा है राज्यसभा है उसमें असमान प्रतिनिधित्व। तो जिस राज्य की पॉपुलेशन भाई जितनी ज़्यादा होती है तो उतनी ही राज्यसभा की सीटें भी होती है। तो ये भी आपका एकात्मक व्यवस्था के लक्षण को दर्शाता है। ठीक है, तो राज्यसभा में जो असमान प्रतिनिधित्व होता है वो भी एक प्रकार से आपका क्या है, एकात्मक व्यवस्था के लक्षण को दर्शाता है, क्योंकि भाई जिस राज्य की जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो राज्यसभा की सीटें भी वहीं पे उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये सारे जो है एकात्मक व्यवस्था को दर्शाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण थे। ठीक है, तो सशक्त केंद्र हो गया आपका, एकल नागरिकता, एकल संविधान, राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, आर्टिकल 249। ठीक है, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व देख लिया, आर्टिकल 2 और 3 जिसमें राज्यों का जो है नए राज्यों का इसमें मतलब ऐड होना। ठीक है, नए राज्यों का गठन, आपात की सिचुएशंस में और अवशिष्ट जो है शक्तियाँ, इन सभी मामलों पे आपकी ये क्या होते हैं, ये सारे भारत है वो एकात्मक व्यवस्था के लक्षण को ये शो करते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, आर्टिकल 2 और 3 हमने देख लिया, नए क्षेत्रों का प्रवेश, नए क्षेत्रों का जो है गठन, इसमें भी जो है स्थिति केंद्र सरकार की जो है मजबूत होती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। नेक्स्ट हमारी संसदीय व्यवस्था, अध्यक्षात्मक व्यवस्था, ये इसके बारे में हम देख लेते हैं। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है इसमें अगर हम यहाँ पे देखें कि भाई जो कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंधों के आधार पर दो टाइप की व्यवस्थाएं आपकी होती हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये 2 टाइप्स की आपकी होती है संसदीय व्यवस्था, अध्यक्षात्मक व्यवस्था। इसको हम देख लेते हैं कि भाई संसदीय व्यवस्था जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई ब्रिटेन और जापान है, ये संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। जबकि जो अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था है, प्रेसिडेंशियल जो आपका सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपका USA में है, ब्राज़ील में है, रूस में है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर जो आपका संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है ब्रिटेन, तो संसदीय व्यवस्था में आपके ब्रिटेन, जापान और आपके भारत आएगा। ठीक है, और वहीं दूसरी ओर जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, प्रेसिडेंशियल जो है सिस्टम को अपनाने वाले देश ये हैं जिसमें प्रेसिडेंट होता है सर्वोच्च, USA, ब्राज़ील एंड रशिया। और यहाँ पे जो संसदीय व्यवस्था जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसमें
ब्रिटेन, जापान और यहाँ पे भारत, इसमें सर्वोच्च होता है आपका प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, वही नॉमिनल जो है ही हेड होता है आपका प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि संसदीय व्यवस्था जो है इसमें इसको कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है, जो संसदीय व्यवस्था है। ठीक है, और इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है और इसको वेस्ट मिनिस्टर गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है उसमें यहाँ पे मेन होता है। ठीक है, सर्वोच्च मुख्य जो पावर जो है प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास, उसकी कैबिनेट होती है। तो कैबिनेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, जो जितने भी आपके ये हैं जो भी मंत्रिमंडल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सरकार के बनने ना बनने पे। और वहीं वेस्ट मिनिस्टर जो है गवर्नमेंट भी इसको कहा जाता है। वहीं अगर हम आगे देखें संसदीय जो व्यवस्था है इसमें, जैसे हमने एग्जाम्पल भारत जो है संसदीय व्यवस्था को अपनाता है, यहाँ पर दोहरा कार्यपालक होता है, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव जो है प्रोसेस यहाँ पे होता है, जिसमें रियल हेड आपका प्राइम मिनिस्टर जो है प्रधानमंत्री होता है और नॉमिनल हेड जो फॉर्मल हेड है वो क्या होता है आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो इस प्रकार दोहरा कार्यात्मक जो है ड्यूअल एग्जीक्यूटिव प्रोसेस को यहाँ पे ये अपनाया जाता है। वहीं दूसरी ओर जो आपका अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था है उसमें एकल जो कार्यपालक होता है, एकल जो सिंगल एग्जीक्यूटिव यहाँ पे होता है, सिर्फ राष्ट्रपति है वो क्या होता है मेन होता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल। ठीक है, रियल जो हेड यहाँ पर कौन होता है वो होता है राष्ट्रपति। जैसे आपका रशिया में है, ठीक है, ब्राज़ील में है और अमेरिका में रियल जो हेड है वो इनका कौन होता है राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। वहीं हमारे देश में जो आपका रियल हेड प्राइम मिनिस्टर, तो जहाँ पे रियल हेड प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रधानमंत्री हो, वहाँ पे संसदीय व्यवस्था अपनाने वाले वो देश कहलाएंगे। और जहाँ पर रियल हेड जो है वो राष्ट्रपति हो तो वो आपके एकल कार्यपालक वहाँ पे होती है और वो अध्यक्षात्मक व्यवस्था या फिर यहाँ पे यूँ कहें कि प्रेसिडेंशियल जो है सिस्टम वहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था है इसको हम नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहते हैं, तो इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहते हैं, इसको नॉन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहते हैं भाई हम। ठीक है, और इसको जो है परमानेंट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो परमानेंट गवर्नमेंट बोला जाता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम को, और यहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है और नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। तो ये आपका हो जाएगा मीन्स नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब ये हो कि भाई जो सरकार का गिरना ना गिरना है वो यहाँ पे मंत्रियों के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और यहाँ पे मंत्री जो होते हैं ना कैबिनेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है सरकार का गिरना या ना गिरना। अगर जो है जो लोकसभा जो है उसकी जो भी आपकी लोकसभा की जो सीटें हैं, ठीक है, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें जितने भी सांसद होते हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर जो है कोई भी पार्टी है उसका बहुमत है, ठीक है, तो वो सरकार बना जाएगा, और जिस भी पार्टी का बहुमत नहीं है तो वो सरकार नहीं बना पाएगा और सरकार गिर जाती है। तो एक प्रकार से जो है सांसदों या मंत्रियों के ऊपर जो है डिपेंड होती है यहाँ पे, तो इसलिए इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोला जाता है। यहाँ पे नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल देख लिए है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पे जैसे ये मंत्री हैं इसके अंदर, और ये सारे राज्यसभा एंड लोकसभा जो है ये आपका इसमें बैठते हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और ये विधायिका। तो जितने भी मंत्री हैं वो किसी न किसी हाउस के मेंबर क्या होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं भाई। ठीक है, तो जो भी मंत्री होते हैं वो किसी न भी किसी एक हाउस के या फिर राज्यसभा या लोकसभा लगा लो, किसी न भी किसी एक हाउस के वो क्या होते हैं सदस्य जरूर होते हैं। ठीक है, तो सभी सदस्य लोकसभा या फिर राज्यसभा के मंत्री नहीं बनते। ठीक है, बट सभी जो है मंत्री लोकसभा या राज्यसभा में सदस्य जो है वो जरूर होते हैं। आपने देखा होगा कि लोकसभा के भी मंत्री होते हैं, राज्यसभा के भी। ठीक है, तो सारे के सारे मंत्री हैं वो सभी जो है सदस्य है वो मंत्री नहीं होते हैं, बट जो सभी मंत्री है वो क्या होते हैं लोकसभा राज्यसभा में सदस्य जरूर होते हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका एंड विधायिका का यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, सामंजस्य देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पे देखें कि भाई जो आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम जहाँ पे होता है, तो यहाँ पे देखो मंत्री अलग हो गए, ये एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे सदन जो है लेजिस्लेचर, ये आपका दो टाइप का होता है, इसमें प्रतिनिधि सभा और सीनेट हो गया। ठीक है, और जुडिशरी जो है वो बिल्कुल अलग होती है। तो सारी चीज़ें हैं वो क्या होती है अलग होती है। यहाँ पर मंत्री बनने के लिए किसी हाउस का मेंबर बनना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मंत्री बनने के लिए किसी न किसी एक हाउस का जो क्या होना होता है मंत्री, एक हाउस का मेंबर होना जरूरी होता है भाई। ठीक है, अगर किसी भी एक हाउस का मेंबर नहीं है, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक हाउस का अगर वो मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है, तो वो मंत्री नहीं बन सकता। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ पर मंत्री बनने के लिए किसी भी हाउस जो है, यहाँ पे दो प्रकार के हाउस होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, एक तो प्रतिनिधि सभा होती है, दूसरी सीनेट। वहीं दूसरी ओर हमारी ओर देखें तो इसमें दो आपकी क्या होगी, लोकसभा और राज्यसभा होगी। ठीक है, तो जिसमें लोकसभा जो है लोअर हाउस होता है, राज्यसभा अपर हाउस होता है। तो वहीं इसमें जो है हम देखें कि मंत्री बनने के लिए किसी भी हाउस या मेंबर का बनना यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता है। राष्ट्रपति को अगर लगता है कि भाई कोई बहुत ही अच्छा व्यक्ति है तो वो उसको मंत्री बना सकता है। ठीक है, तो किसी भी इन दोनों हाउस का मेंबर होना जो है ज़रूरी यहाँ पे नहीं है मंत्री बनने के लिए। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर विधायिका के ही सदस्य को कार्यपालिका का सदस्य बनाया जाता है। तो जो विधायिका का जो सदस्य होगा वही आपका क्या बनेगा, कार्यपालिका का सदस्य आपका बनेगा। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कार्यपालिका का सदस्य कौन बना जाता है, जो एग्जीक्यूटिव जो मेंबर जो है आपका ये विधायिका का ही बनेगा। और वहीं दूसरी ओर यहाँ पे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अलग अलग सदस्य यहाँ पे होते हैं। ये सारे इंडिपेंडेंट होते हैं भाई, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सभी के सदस्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और यहाँ पे विधायिका के ही सदस्य वो क्या बनते हैं, कार्यपालिका का सदस्य बनाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें जो एग्जीक्यूटिव वाले में, इसमें यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, यहाँ कार्यपालिका और विधायिका के बीच में क्या है, सामंजस्य आपका होता है। ठीक है,
तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता है, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में यहाँ पे सामंजस्य होता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखें कि जो भाई प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाते हैं वहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे जो ये कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका इंडिपेंडेंट होती है, पावर्स का सेपरेशन भी होता है और यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यही एक तरफ जो प्रेसिडेंशियल जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, संसदीय जो है व्यवस्था, और इधर हम पढ़ रहे हैं अध्यक्षात्मक व्यवस्था जिसको हम प्रेसिडेंशियल जो है सिस्टम बोल रहे हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें यहाँ पर विशेषज्ञता की कमी होती है, स्पेशलाइजेशन की कमी होती है और यहाँ पर विशेषज्ञता पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 है, यहाँ पे जो सरकार है निचले सदन के बहुमत पर निर्भर करती है। सरकार है वो निचले सदन के बहुमत, निचला सदन कौन सा है हमारा, लोकसभा है, उसको लोअर हाउस बोलता है। तो जो भी सरकार बनती है भारत की, ठीक है, वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करती है, लोकसभा के बहुमत के ऊपर डिपेंड करती है। तो सरकार का बनना गिरना जो है लोकसभा या फिर भाई राज्यों में अगर कोई सरकार बन रही है जिसको हम विधानसभा कहेंगे, तो विधानसभा पर, लोकसभा विधानसभा के ऊपर निर्भर करती है, विधानसभा आपका लोअर हाउस हो गया। ठीक है, तो केंद्र और राज्यों में जो है ये लोअर हाउस के ऊपर डिपेंड करती है कोई भी सरकार का बनना और गिरना। ठीक है, वहीं दूसरी ओर प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, इसमें ऐसा जरूरी नहीं होता है कि भाई वो लोअर हाउस के ऊपर ही डिपेंड करें। तो यूएसए में हमने देखा कि जो लोअर हाउस होता है वो प्रतिनिधि सभा होता है और जो सीनेट होता है भाई अमेरिका में जो सीनेट है वो अपर हाउस बोला जाता है। ठीक है, तो उच्च सदन होता है यहाँ पे सीनेट और निम्न सदन होता है प्रतिनिधि सभा। ठीक है, और वहीं हमारे भारत में जो लोकसभा है वो निम्न सदन होता है और राज्यसभा क्या होता है, उच्च सदन आपका होता है। और यहाँ पे जो सरकारें हैं वो क्या होती है, स्थायी होती है। ठीक है, परमानेंट गवर्नमेंट होती है जैसे यूएसए में। और जबकि हमारे भारत की बात करें या जहाँ पे आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वहाँ पे जो सरकारें हैं अस्थायी सरकार होती है। लोकसभा में अगर बहुमत नहीं होगा तो सरकार आपकी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। सेम प्रोसेस वही है, जो अगर विधानसभा है उसमें बहुमत नहीं होगा जिस भी पार्टी का, ठीक है, इसकी सरकार है तो उसकी सरकार जो है गिर जाएगी। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर जो है गैर उत्तरदायित्व सरकार, नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहाँ पे होती है। ठीक है, नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहाँ पे होती है, स्थायी जो है सरकार बनती है जो भी बनती है। तो जो यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई जो रिस्पॉन्सिबल, जो यहाँ पे उत्तरदायी सरकार होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, ये आपका आर्टिकल नंबर 75 का क्लोज 3 क्या कहता है कि भाई मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। जो भी मंत्रिपरिषद होती है उसका सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है, लोकसभा के प्रति होता है। ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 75 का क्लोज नंबर 3 में दिया गया है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हमने देखे थे। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं एक और हमारा टॉपिक इसके साथ साथ में, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के जो स्रोत के बारे में पढ़ेंगे कि भाई कौन सी चीज़ें हमने किस देश से ली है, तो ये सारा हम देखने वाले हैं अभी। तो जैसा कि आप देखते हैं सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे संविधान पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आपका था 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 का है वो पड़ा है। तो हमारा संविधान का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 पड़ा है, यहीं से अधिकतर चीज़ें जो है ली गई है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमने विभिन्न देशों से भी ली है। जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई जो ब्रिटेन है, अंग्रेज़ों से हमने क्या क्या लिया है, तो यहाँ पे ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन से हमने लिया है भाई संसदीय प्रणाली, जो भी हमारी संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मंत्रिमंडल जो प्रणाली भी कह सकते हैं और 2 सदन होते हैं। ठीक है, तो द्विसदनात्मक जो प्रणाली है भाई 2 सदन होते हैं हमारे। ठीक है, लोअर जो है हाउस और आपका अपर हाउस, निम्न सदन और उच्च सदन। ठीक है, 2 सदन आपके होते हैं, चाहे राज्य लगा लो या फिर जो है आपके सेंटर में लगा लो। तो ये जो है सारी ब्रिटेन से हमने लिए हैं। बजट की जो प्रणाली है वो भी हमने ब्रिटेन से ली है। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, ये भी हमने ब्रिटेन से ली है। संसदीय विशेषाधिकार, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। कैग जो है संस्था है, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये भी हमने कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया है, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, नियंत्रक लेखा एवं महालेखा परिषद जिसको हम बोलते हैं, महान्यायवादी जिसको एजी हम कहेंगे, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। जबकि पीएम जो है वो वास्तविक अध्यक्ष होता है भाई। ठीक है, तो संसदीय जो प्रणाली जहाँ पे होती है जिस देश में, वहाँ पे जो वास्तविक अध्यक्ष जो है उस देश का कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन। तो ये सारी चीज़ें हमने ब्रिटेन से ली है हमारे संविधान में। हालांकि अधिकतर जो चीज़ें हमारे संविधान में हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो है हमने ली है। ठीक है, तो ब्रिटेन से हमने देख लिया। अब हम देखेंगे यूएसए से हमने क्या लिया है, अमेरिका से हमने क्या क्या जो है। तो यहाँ पे देखें कि भाई राष्ट्रपति की जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया भी हमने कहाँ से ली है, भाई किस प्रकार हटाया जाएगा, ये प्रक्रिया भी हमने अमेरिका से ली है। मूल अधिकार जो है हमारे, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, ये हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से। न्यायिक जो समीक्षा है आपकी, जुडिशरी रिव्यू जिसको हम बोलते हैं, तो जुडिशरी रिव्यू न्यायिक समीक्षा भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। उसके अलावा अमेरिका से हमने विनियामक संस्थाएं कुछ हैं जैसे आरबीआई, नाबार्ड है, ये विनियामक संस्थाएं भी हमने अमेरिका से ली है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो भी हमने कहाँ से ली है, भाई न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है बिल्कुल। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हमने लिया है अमेरिका से। यथोचित विधि प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यथोचित विधि प्रक्रिया भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से। तो इतनी सारी चीज़ें यूएसए से ली हमने।
कनाडा देश से हमने क्या लिया है, राज्यपाल का पद हमने कनाडा से लिया है। भाई कोई भी देश है उसमें अगर सेंटर मजबूत है, राज्य कमजोर है, ये प्रोसेस जो है हमारे भारत में भी है और ये हमने कनाडा से लिया है। संघात्मक जो प्रणाली जिसको हम फेडरल सिस्टम कहते हैं, जहाँ पे केंद्र मजबूत राज्य कमजोर होती है, तो फंडामेंट जो ये आपका संघात्मक जो प्रणाली है हमने कहाँ से ली है, कनाडा से। एडवाइजरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं वो भी हमने कहाँ से ली है, कनाडा देश से ली है। इसके बाद में हमने आयरलैंड देश से कौन कौन सी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें ली हैं। हमारे संविधान में जो DPSP है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक जो है सिद्धांत, ये हमने कहाँ से लिए हैं, जो कि आपके DPSP किस में पढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर जो है 36 से लेकर 51 तक ये होते हैं। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये हमने उठाया है आयरलैंड से। ठीक है। नॉमिनेट मेंबर इन राज्यसभा, तो राज्यसभा में जो नॉमिनेट मेंबर है वो भी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि भाई जो राष्ट्रपति है उसके इलेक्शन जो है का ढंग है वो किस प्रकार से होगा, ये प्रोसेस भी हमने कहाँ से लिया है, ये प्रोसेस हमने आयरलैंड देश से लिया है। इसके अलावा रसिया से हमने क्या क्या उठाया है भाई, रसिया से फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है, हमारे जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, मौलिक कर्तव्य ये हमने लिए है रसिया से। रूस से सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो न्याय है वो हमने कहाँ से लिया है, ये भी रसिया से लिया है। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया देश है वहाँ से हमने क्या क्या उठाया, हमारे संविधान में समवर्ती जो सूची है आपकी, कॉन्करेंट लिस्ट जो आपकी पड़ती है, जिसमें सेंटर जो और आपका स्टेट गवर्नमेंट जो दोनों जो भी समवर्ती सूची में आते हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो समवर्ती जो सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ज्वाइंट जो सेशन जो लाया जाता है, संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है, ठीक है, तो ये भी आपकी हमने ये प्रोसेस भी ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता भी हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। तो इतनी चीज़ें ली हैं भाई, ज्वाइंट सेशन, समवर्ती सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट हो गया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, सारे जो है ऑस्ट्रेलिया से उठाए गए हैं। दूसरा, साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया भाई, संविधान संशोधन जो भी CAA है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, संविधान संशोधन जो है वो अधिनियम, ये प्रोसेस हमने कहाँ से उठाया है, साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से उठाया है। राज्यसभा की जो है चुनाव की प्रक्रिया भी हमने कहाँ से उठाई है, साउथ अफ्रीका से उठाई है भाई। फ्रांस से हमने जो रिपब्लिक वर्ड लिया है, ठीक है, जो हमारा देश एक रिपब्लिकन कंट्री है, गणतंत्र देश है हमारा, ठीक है, ये प्रोसेस हमने फ्रांस से लिया है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये वर्ड जो है ये हमने फ्रांस से उठाए हैं। फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सारे जो है हमने फ्रांस से लिए हैं। ठीक है भाई, तो ये सारे कुछ देश थे, इनसे हमने ये प्रोसेस उठाया है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। ठीक है, तो अगली जो क्लास है उसमें हम फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो हमारे हैं उनके ऊपर करेंगे। जितने भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट बनेंगे इन सभी जो है आर्टिकल्स को हम अच्छे से डिटेल में करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। ठीक है, और अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।